हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। माय नेम इज समता। और बच्चों, क्लास 10th में आपका चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जैव प्रक्रम। चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आपकी बुक में ये चैप्टर, एक ही चैप्टर में चारों कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए गए हैं, न्यूट्रिशन, डाइजेशन और रेस्पिरेशन और आपका ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन अगर आप किसी दूसरी बुक को एक बार पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसको आपको ये अलग अलग चैप्टर्स के रूप में देखने को मिलेगा। तो आपका रेस्पिरेशन चल रहा है, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसी कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, क्लास 10th में आपका चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस, जिन्हें आप क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो हर वो प्रकार की प्रक्रिया जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते क्या कहलाती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे अगर आपको पोषण नहीं मिले तो आप जीवित नहीं रह सकते हैं, तो पोषण क्या हो गया, जैव प्रक्रम हो गया। यदि आप खाना खा रहे हैं और वो ठीक तरीके से पच नहीं रहा है तो भी आप जीवित नहीं रह सकते हैं। तो जो आपका खाना खाने के बाद पचने की प्रक्रिया हो गई, वो भी क्या है, जैव प्रक्रम है। इसी तरह से हर व्यक्ति, हर जंतु, हर पेड़ पौधा क्या कर रहा है, सांस ले रहा है, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया उसके अंदर हो रही है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है। तो यदि रेस्पिरेशन की प्रोसेस ना हो तो क्या है, कोई जीव जंतु या कोई पेड़ पौधा क्या है, जीवित नहीं रह सकता। तो इसका मतलब कि रेस्पिरेशन जो भी आपका क्या है, वो एक जैव प्रक्रम है, एक लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें हमने पिछले कुछ कॉन्सेप्ट्स में हमने ये पढ़ लिया है ना, कि जो सांस लेने की प्रक्रिया है ये एक अलग तरीके की है। और इसके बाद जो ये सांस लेने की प्रक्रिया है बच्चों, इसको हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं, या इसको आप ब्रीदिंग कह सकते हैं। सांस लेना और छोड़ना, केवल सांस लेना और सांस छोड़ना क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। और उसके बाद अंदर 3-4 तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं जिसके बारे में आपको बताया गया है। क्या होता है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, वही प्रोसेस क्या कहलाती है, श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार का श्वसन होता है ना। अब हम आज क्या जानेंगे कि हम श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे कि मनुष्य का जो श्वसन तंत्र होता है वो किस तरीके से होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो काम करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक मनुष्य का श्वसन तंत्र का डायग्राम आपको दिखाया गया है। इसमें क्या होता है बच्चों, नेजल पैसेज होता है, यानी कि नासा द्वार होता है। क्या होता है, नासा द्वार होता है। और क्या होती है, माउथ कैविटी होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। उसके बाद एक और पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, फेरिंक्स कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। फेरिंक्स को हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। और लैरिंग्स, लैरिंग्स होता है जिसको आप कंठ कहते हैं, या इसी को आप स्वर यंत्र भी कह सकते हैं। इसको आप स्वर यंत्र भी कह सकते हैं, जिससे क्या होती है, हमारी आवाज बाहर निकलती है, वो लैरिंग्स कहलाता है। उसके बाद बच्चों होती है श्वास नली। श्वास नली जिसे आप क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया को क्या कहते हैं आप, श्वास नली कहते हैं। उसके बाद होती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज को आप क्या कहते हैं, उस उपास्थि वलय, उपास्थि वलय। उसके बाद क्या होते हैं, लंग होता है और रिब्स होता है। लंग जिसको आप फुफ्फुस कहते हैं, या इसी को आप फेफड़ा कहते हैं। रिब्स जिन्हें आप क्या कहते हैं, पसलियां कहते हैं, पसलियां कहते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ होता है बच्चों
नीचे की तरफ डायाफ्राम होता है। उसके बाद 3 और पार्ट्स हैं जिनके बारे में आपको बताया जाएगा। एक है आपका श्वसनी, श्वसनिका और कूपिका कोश। तो ब्रोंकाई को आप क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। ब्रोंकाई को आप श्वसनी कहते हैं, ब्रोंकियोल्स को आप श्वसनिका कहते हैं, और एल्वियोलर सैक को आप क्या कहते हैं? कूपिका कोश कहते हैं। कूपिका कोश कहते हैं। और रेस्पिरेटरी ब्रैंकियोल्स में ये होते हैं एल्वियोलाई, जिन्हें आप क्या कहते हैं? कूपिकाएं कहते हैं। और ये श्वसन श्वसनिकाएं होती हैं। ये क्या होती हैं? श्वसन श्वसनिकाएं होती हैं। और ऊपर क्या होती हैं? आपकी कूपिकाएं कहते हैं इनको, अल्वियोलाई को। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो मानव श्वसन तंत्र है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। जो नॉर्मल प्रोसेस होती है वो क्या होती है कि हम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को, केवल ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते। जब हम सांस लेते हैं तो 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक तो हम करते हैं इनहेलेशन, इनहेलेशन करते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं? अंतः श्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन यानी सांस को अंदर लेने की जो प्रक्रिया है वो है आपका अंतः श्वसन। और दूसरा क्या है आपका? सांस को बाहर करने की प्रक्रिया, वो क्या कहलाती है? एक्सहेलेशन। है ना? 2 प्रकार से होता है। तो पहले क्या होता है कि जैसे सांस आप लेते हैं अंदर को, किस रास्ते से सांस अंदर लेते हैं? नेजल पैसेज से, जो आपके नाक के दोनों छेद होते हैं, नासाद्वार जिसका आपके बुक में लिखा हुआ है। तो नेजल पैसेज से क्या करते हैं? आप सांस को लेते हैं। कभी कभी माउथ कैविटी से भी सांस अंदर ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? वो आपके फेरिंग्स, लैरिंग्स से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए कहाँ तक जाती है? आपके फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। और फेफड़ों में जो मौजूद आपकी ये रेस्पिरेटरी ब्रैंकियोल्स हैं, श्वसन श्वसनिकाएं हैं, यहाँ पर जाती है। आप जब सांस ले रहे होते हैं तब अपने लंग्स के ऊपर अगर आप हाथ रख के देखते हैं तो आपको कुछ मूवमेंट सा फील होता है। यानी कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपके जो लंग्स हैं वो आपको ऐसा लगता है कि ऊपर और अंदर की ओर आ रहे हैं। सांस लेते और छोड़ते समय, जब आप सांस छोड़ते हैं उस समय अंदर को जाता है, और जब आप सांस बाहर लेते हैं, अंदर को भरते हैं, तो वो आपका चेस्ट कैविटी ऊपर की तरफ फूलता है। तो फूलता क्यों है? क्योंकि अंदर जो है वो सांस भर जाती है। तो ये कह सकते हैं कि सांस अंदर भरना और उसके बाद सांस छोड़ना, ये जो प्रक्रियाएं हैं उसमें जो गैसेस होती हैं, गैसेस का आदान प्रदान होता है, यानी एक्सचेंज होता है गैसेस का। अब इसको अगर हार्ट से कनेक्ट करके देखें तो जो श्वसन की प्रक्रिया है वो हार्ट में ब्लड पंप होता रहता है। देखो, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन के सहारे पूरे शरीर में पहुंचता है। ठीक है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो, उसको हीमोग्लोबिन के सहारे की जरूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है? आपके ब्लड में सॉल्युबल होती है, यानी कि रक्त में घुलनशील होती है। तो ऑक्सीजन जो है, जब हम सांस लेते हैं अंदर को, तो ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके पूरे शरीर में पहुंच जाती है। ठीक है, वहां पे जाके क्या होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है। ठीक है, ग्लूकोज का विखंडन होने के बाद वहां पे एनर्जी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त में घुलनशील होती है, तो ब्लड के साथ वो वापस हार्ट तक आती है। हार्ट फिर उसको पंप करके आपके लंग्स तक भेजता है, और लंग्स में पहुंचते ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो माउथ कैविटी के द्वारा और नासाद्वार के द्वारा, अगर सांस आप बाहर छोड़ रहे हैं मुंह से, तो मुंह के द्वारा भी बाहर चले जाएगी। और नॉर्मली नेजल पैसेज के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी बॉडी से बाहर रिलीज कर दी जाती है ना? क्या रिलीज की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद वही ब्लड जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया गया, उसी ब्लड में मौजूद जो हीमोग्लोबिन है,
फिर वापस से हम सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ लोड होके पूरे शरीर में जाती है। तो ये प्रक्रिया जो है, ये सुनने में ऐसे लगता है कि बहुत इजी है कि हमने सांस लिया और सांस छोड़ा, लेकिन ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो क्या होता है, अंतः श्वसन और उच्छ्वसन की प्रक्रिया में किस तरीके से होता है, इसमें पहले सांस हम लेते हैं, ठीक है। नासाद्वार से हमने सांस अंदर ली, नासाद्वार से हमने सांस अंदर ली। सांस अंदर लेने के बाद ये जाती है फेफड़ों में। कहाँ जाती है? फेफड़ों में सांस भर जाती है ना। फेफड़ों में सांस भरने के बाद ये वापस कहाँ पहुंचाई जाती है? हार्ट, हार्ट में पहुंचाई जाती है और हार्ट से पूरे शरीर में पहुंचाई जाती है। पूरे शरीर का मतलब एक एक सेल में, पूरे शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाई जाती है। पूरे शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाई जाती है ये सांस, जिसमें क्या है, जिसमें आपका मौजूद है बच्चों O2 ऑक्सीजन, और बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो बहुतायत में मौजूद है। और वही ऑक्सीजन हर एक कोशिका में जब पहुंचती है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका विखंडन होता है ग्लूकोज का। क्या होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है, ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है। उसके बाद यहाँ से क्या रिलीज होता है, आपको प्रोडक्ट मिलता है, एनर्जी बनती है, और क्या बनता है? CO2 बनता है और वाटर बनता है। वाटर आपके शरीर में रह जाता है। एनर्जी जो है वो ATP मॉलिक्यूल्स के रूप में संचित हो जाती है आपकी सेल्स में, और क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होना होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड के साथ, रक्त के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये वापस हार्ट तक, हार्ट के बाद वापस फेफड़ों तक, और फेफड़ों के बाद नासाद्वार से बाहर करी जाती है। तो रक्त के साथ कार्बन डाइऑक्साइड आती है, वो हार्ट तक जाती है, यहाँ पे ब्लड विद CO2, ब्लड विद CO2, और उसके बाद ये कहाँ जाएगी? फिर फेफड़ों में होते हुए ये वापस नेजल कैविटी से बाहर निकाल दी जाती है। तो ले क्या रहे हैं हम? ऑक्सीजन को, और छोड़ क्या रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये मैं कह रही थी कि जो श्वसन, ये जो प्रोसेस है नेजल कैविटी से ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये कहलाता है इनहेलेशन का प्रोसेस। और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना क्या कहलाता है? एक्सहेलेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक, इन दोनों प्रोसेस को मिल करके क्या बनता है बच्चों? ब्रीदिंग। इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेना, ब्रीद करना। केवल सांस लेने में जो दो प्रक्रियाएं हैं, एक तो है अंतः श्वसन की प्रक्रिया जिसमें आप सांस ले रहे हैं और अन्य वायु के, अन्य गैसेस के साथ साथ ऑक्सीजन गैस को इनहेल कर रहे हैं, और ऑक्सीजन गैस क्या है? प्राणवायु है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके पूरे शरीर में पहुंचती है, और जो मेन रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है, ग्लूकोज का विखंडन जो है वो किसकी सहायता से होता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की हेल्प से होता है। तो ग्लूकोज का विखंडन होने के बाद क्या मिलता है आपको? एनर्जी मिलती है, जो ATP मॉलिक्यूल्स के रूप में हर एक कोशिका में स्टोर हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर रिलीज होता है। वाटर भी आपकी कोशिकाओं में रह जाता है, एनर्जी भी एक कोशिकाओं में रहती है, और जरूरत के समय पे यही ATP टूट जाता है फास्फोरस का एक अणु रिलीज करके, और ADP के रूप में आपकी कोशिकाओं के द्वारा उसको यूज किया जाता है। मान लीजिए कि आपके शरीर में पेट की सेल्स में एनर्जी बनी बहुत ज्यादा, लेकिन आप बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं, तो आपको एनर्जी की जरूरत कहाँ है? आपके पैरों की सेल्स में एनर्जी की जरूरत है, तो वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी जहां पर उसकी जरूरत होगी। जिस अंग को आपके शरीर के ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होती है, तो जहां पर ऊर्जा आपके स्टोर होती है वहां से ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है ब्लड के थ्रू, और जहां जरूरत होती है वहां पर वो पहुंचा दी जाती है, और उसके बाद वो आपके बॉडी के द्वारा क्या कर ली जाती है? यूज कर ली जाती है। तो ये प्रक्रिया इजीली आपको समझ में आ गई कि जो नेजल कैविटी होती है उससे आप सांस अंदर लेते हैं,
वो आपके फेफड़े में जाती है, फेफड़े से आपके हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचती है। वहां पे ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज का विखंडन हुआ, वहां पे ग्लूकोज का विखंडन होते ही जो प्रोडक्ट बना बच्चों, वो क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी और एटीपी बनी एनर्जी के रूप में और वाटर बना। ठीक है, तो ग्लूकोज का विखंडन जैसे ही हो गया, वहां पे ग्लूकोज का विखंडन होते ही ऑक्सीजन तो जो ब्लड में थी वो हीमोग्लोबिन के साथ आई थी, वो यूज हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? उसको हीमोग्लोबिन के सहारे की जरूरत नहीं है, वो ब्लड में सॉल्युबल होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो आपके रक्त के साथ घुलनशील होती है, तो उसके साथ वो वापस जाती है हार्ट में, और अशुद्ध रक्त फिर कहाँ तक फेंका जाता है? वो पंप कर दिया जाता है फेफड़ों में, और फेफड़ों में फिर पहुंच के वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है, और फिर रक्त में जो उपस्थित हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन जो है वो इनहेलेशन के द्वारा अंदर ली गई और हीमोग्लोबिन पे लोड हुआ, और उसके बाद वो पूरे शरीर तक पहुंचा। तो दो चीजें हैं, एक तो ये है कि ऑक्सीजन को शरीर में परिवहन के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए, परिवहन के लिए किसकी जरूरत होती है? हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है। हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका रक्त में घुलनशील होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो अशुद्ध गैस है हमारे शरीर के लिए, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, तो ये CO2 जो है वो रक्त में घुलनशील होता है। तो दो कॉन्सेप्ट समझ में आए। एक तो ये कि जब हम सांस अंदर को लेते हैं तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है और उसके बाद वो पूरे शरीर में जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को जब एक्सक्रीट आउट होना होता है तो उसको हीमोग्लोबिन के सहारे की जरूरत नहीं होती। उस समय हीमोग्लोबिन फ्री ऑफ ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में सॉल्युबल होती है, रक्त में घुलनशील होती है। तो ये गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्लड के थ्रू जब फेफड़ों में पहुंचती है तो वहां से CO2 बाहर चली जाती है, और हीमोग्लोबिन जो फ्री ऑफ ऑक्सीजन है वो फिर से ऑक्सीजन गैस के द्वारा लोड होता है और उसके बाद पूरे शरीर में पहुंचता है। तो प्रोसेस केवल इतनी सी है कि हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, उसके बाद वो पूरे शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाई जाती है। वहां पे ग्लूकोज का विखंडन होता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो आपके ब्लड में सॉल्युबल होती है और वापस फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। फेफड़ों तक पहुंचाए जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकाल दी जाती है और हीमोग्लोबिन फिर से ऑक्सीजन के साथ लोड होता है, और ये क्रिया, श्वसन की ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। तो पहला प्रोसेस क्या है? सांस का लेना, कह सकते हैं सांस में ऑक्सीजन का अंतः श्वसन, ये एक प्रोसेस हो गई। उसके बाद दूसरा है उसका ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ अटैचमेंट, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना, उसके बाद प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन का पहुंचना,
प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन का पहुंचना अब इस प्रक्रिया के बाद क्या होगा, ग्लूकोज का विखंडन होता है, उसके बाद ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का विखंडन, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो निकली प्रोडक्ट के रूप में उसका शरीर के बाहर निकलना। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है उच्च श्वसन, जिसमें क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकाल दी जाती है। तो प्रोसेस समझ में आई आपको? ये जो अंतः श्वसन और उच्च श्वसन है ये कहलाता है ब्रीदिंग का प्रोसेस, और O2 का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन के पहुंचने के बाद जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस आपका कहलाता है रेस्पिरेशन। है ना? तो ये कह सकते हैं आप कि सांस लेना और छोड़ना और ये श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया कहलाती, या इसी को आप क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है? और सांस में जो O2 है, O2 का कंजम्पशन, O2 का उपयोग, O2 का कंजम्पशन हीमोग्लोबिन पे जो लोड है उसका उपयोग किसके लिए, ग्लूकोज के विखंडन के लिए, ग्लूकोज के विखंडन के लिए। ये प्रोसेस क्या कहलाती है बच्चों, ये प्रोसेस कहलाती है श्वसन या रेस्पिरेशन। है ना? तो आशा करती हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इसमें क्या है, अब इसमें आपको बिल्कुल ये समझना है कि जो आपका 3 प्रकार का श्वसन हो रहा था, वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था, जो ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है ना? तो जितने भी वायवीय जीव हैं उनको ये जरूरी है कि उनको सही मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद हो जिसको वो सांस लेते समय ग्रहण कर सके। जैसे हम क्या है, हमारे अंदर वायवीय श्वसन होता है, हम लोग ऑक्सीजन को यूज करते हैं, तो हमें क्या है, हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, या कह सकते हैं पर्याप्त मात्रा में हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। इसी तरह से आप पहले देख चुके हैं कि जो पौधे होते हैं, पौधे गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं, पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं रंध्रों के द्वारा। पौधे जो है, मान लीजिए कोई पौधा है, मान लीजिए कोई पौधा है, तो पौधे जो है, पौधे भी गैसों का आदान प्रदान करते हैं। दिन में क्या होता है, यहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया होती है, पौधों में भी श्वसन की प्रक्रिया होती है, लेकिन दिन में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। दिन में यहाँ पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो फोटोसिंथेसिस के बाद क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है? तो इसमें श्वसन लेते हैं, श्वसन में क्या होती है, ऑक्सीजन को ये यूज करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। ठीक है? लेकिन जब दिन में फोटोसिंथेसिस होती है तो क्या होता है, यहाँ पे सनलाइट की हेल्प से CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज हो जाती है, और फिर वो वापस यहाँ पे O2 निकालती है। लेकिन ये क्या होता है, ये दिन के समय में होता है। और रात के समय में क्या होता है, रात के समय में जो सांस लेते हैं पौधे, तो ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड जब रात का टाइम होता है तब वो कंज्यूम नहीं हो पाती है। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय में पौधों के आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात के समय में पौधा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है सांस लेने के दौरान, उसको कंज्यूम नहीं कर पाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, है ना? तो इसलिए रात के समय में पेड़
पौधों के आसपास नहीं जाना चाहिए। अब ये आप लोगों के घरों में रोका जाता है कि मत जाओ पौधे के पास क्योंकि पौधा सो जाता है, लेकिन उसके पीछे जो हमारे पूर्वज थे उनका वैज्ञानिक कारण यही रहा होगा बच्चों कि रात के समय में पौधे जब सांस लेते हैं तो उनकी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज नहीं कर पाता पौधा वापस, और उससे कोई, क्योंकि रात में कोई भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कैसी है, वो हम इनहेल नहीं कर सकते हैं। हमें इनहेल करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन गैस, और पेड़ों को भी सांस लेने के लिए चाहिए ऑक्सीजन गैस। फर्क बस इतना है कि पेड़ जो हैं वो दिन में जब श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो सनलाइट की हेल्प से उनके अंदर कौन सी प्रक्रिया होती रहती है, भोजन बनाते रहते हैं, वो अपना प्रकाश संश्लेषण करते रहते हैं। क्या करते हैं पौधे, प्रकाश संश्लेषण करते रहते हैं, और इसीलिए इसी प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, उनका CO2 जो होता है वो यूज होता रहता है ना। CO2 और सनलाइट की हेल्प लेते हैं, यूज होता रहता है। लेकिन जब रात होती है तो रात के समय में प्रकाश संश्लेषण, रात में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इसीलिए रात में पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय में पेड़ पौधों के आसपास नहीं जाना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि रात में क्यों कहते हैं कि पेड़ पौधे सो गए हैं और पेड़ पौधों को छुओ नहीं, डिस्टर्ब नहीं करो, उनके पास नहीं जाओ। उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण ये है कि सांस लेते समय पौधे भी CO2 रिलीज करते हैं, और उसको अगर हम भी CO2 ही रिलीज करते हैं तो पौधों के पास जाने का रात में हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां से हमें कोई भी ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया कि जितनी भी अब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है ये उसमें विसरण के द्वारा होता है ना। विसरण की जो दिशा होती है वो रात में जब कोई पौधा है उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो रही है तो जो मेन आदान प्रदान है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, वो क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का है। ऑक्सीजन लेता है पौधा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो रात में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपको नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए आपको पौधों के पास जाने से रोका जाता है। और दिन में रेस्पिरेशन के दौरान जो CO2 निकलती है वो कहाँ यूज हो जाती है, फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है। इसलिए रिलीज होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बहुत कम होती है या नगण्य होती है, और इस समय ऑक्सीजन का निकलना ही पौधों के द्वारा क्या है, मेन घटना है। तो दिन में श्वसन होने के बावजूद भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं पेड़, और रात में वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर पाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सांस लेने की प्रक्रिया जो आपके पौधों में है वो समझ में आ गई होगी। ये आपका इंसानों में इस तरह से श्वसन की प्रक्रिया होती है, और उसके बाद डायाफ्राम में एक बदलाव होता है कि चेस्ट कैविटी फूलती और सिकुड़ती है। डायाफ्राम जब आप सांस लेते हैं तो नीचे की ओर आता है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम जो है आपका ऊपर की तरफ गति करता है। अगले सेशन में इसका हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने रेस्पिरेशन के बारे में समझा कि मनुष्यों में रेस्पिरेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है। रेस्पिरेशन को प्रोसेस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो आपका सांस लेने की प्रक्रिया है और दूसरी आपकी श्वसन की प्रक्रिया है। उसके बाद पौधों में किस तरह से श्वसन होता है उसके बारे में आपने जाना। अगले सेशन में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कुछ जो छूटा है उसको भी कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।